जी हाँ दोस्तों, यस स्मार्ट करेक्ट पॉइंट पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से लगे हुए हैं। मैं आज जो है उसी एमपीपीएससी का 51 से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है, आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताइए मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या करेंगे, तो ये इसकी सही आंसर है 42 किलोमीटर, 42 दशमलव लगभग 26 मील कहा जाए। 26 मील 385 गज, तो 26 मील 385 गज इसका सही आंसर जा रहा है। मैं आपको बता दूं 26 मील 385 गज को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 42.195 किलोमीटर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, 195 किलोमीटर कहलाता है। यह आमतौर पर सड़क दौड़ के दौर पर दौड़ी होती है और यह दौड़ यूनानी सैनिक कौन है, फिडिपियस के एक हरकरे तौर पर मैराथन की युद्ध इसी दौड़ से नाम पर पड़ा। फिडिपियस की एक हरकरे दौर पर, है ना। ये एथेंस तक की दौड़ की याद में स्थापित की गई है। इस किंवदंती की सच्चाई में शक है। अब इस तरह हम जान सकते हैं, तो समझ में आ गया। अगर हम बात करें, जैसे सुन लीजिए 1896 की अगर हम बात करें, 1896 के ओलंपिक खेल में जो है मैराथन एक नायाब दौड़ थी। ठीक है, 1896 के ओलंपिक खेल में जब था तो मैराथन एक नायाब दौड़ थी उस समय पे। हालांकि दूरी का मानकीकरण जो है 1921 किलोमीटर 21 तक हो पाया है। इसकी दूरी का जो मानकीकरण जो है, पहले नहीं था, कहीं भी दौड़ा देते थे। इसकी दूरी का जो मानकीकरण हुआ कि फिक्स है इतना किलोमीटर का, तो वो जाकर 1921 में कंप्लीट हो पाया है। पूरी दुनिया में हर साल 500 मैराथन आयोजित होता है। तो जान लो पूरी दुनिया में लगभग कितने मैराथन आयोजित होता है, 500 मैराथन जो है आयोजित होता है। मैराथन आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। और इनमें अधिकांशतः धावक शौकीन होते हैं। बड़े मैराथन में दसियों हजारों धावक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चले आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे हैं। फटाफट आगे देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो आप सब जानते हो अभिनव बिंद्रा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार फिर से बताइए। अभिनव बिंद्रा। जी हाँ दोस्तों, अभिनव बिंद्रा की बात हम करेंगे तो ये इसका सही आंसर है बेटा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की अगर हम बात करते हैं, अभिनव बिंद्रा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अभिनव बिंद्रा के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो अभिनव बिंद्रा को कौन नहीं जानता है। ठीक है, इनके बारे में अगर जानकारी मैं अगर बताऊं तब भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि हमारे देश में बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं। उनमें से अभिनव बिंद्रा का जीवन अगर हम देखें तो उनके अभिनव बिंद्रा का पूर्ण नाम अभिनव बिंद्रा सिंह है। निक नेम अभी अभी कहते हैं उनको। उनका पिता का नाम अर्पित बिंद्रा है, माता का नाम बबली बिंद्रा है। और इनका जन्म जो है, मैं बता रहा हूँ, इनका जन्म जो है 1982 में हुआ, 28 सितंबर को हुआ था, देहरादून भारत में। जहाँ पे देहरादून, देहरादून जानते हो किसके है आप, उत्तराखंड, देहरादून में भारत में है ये, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये सब इनके पूरी बात है। अभिनव बिंद्रा का जन्म संपन्न पंजाबी सिख परिवार में हुआ था और ये शूटिंग करना बहुत पसंद करते थे। इसलिए उनके माता पिता ने पटियाला पंजाब में ही घर में ही एक शूटिंग रेंज की व्यवस्था कर दी थी। इस प्रकार से शुरू हुआ अभिनव बिंद्रा का शूटर अभिनव। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो अभिनव बिंद्रा के बारे में आप जान चुके हो। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए बेटा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये सब आप जानते हो 29 अगस्त को। ठीक है, अब हम बात करते हैं 29 अगस्त को। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को जो है, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन 1928, देखिए बेटा मेरी बात बताइए, यह दिन 1928, 1932 और 1936, ठीक है ना, 1936 में भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले, ये इतने में ओलंपिक पद स्वर्ण पदक जीते थे। ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, कौन है बेटा, मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के मतलब उसमें सिंह के जन्मदिन का प्रतीक है। उन्होंने अपनी कैरियर में लगभग 400 गोल किए थे, 400 गोल किए हैं मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना, तो ये समझ गए 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आप देख सकते हैं वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए हैं। वह खिलाड़ी इनमें से कौन है जिनको इतने सारे मतलब मिले हैं, कौन कौन मिले हैं बेटा,
आप देख सकते हैं। इनमें से कौन ऐसे खिलाड़ी हैं देखा जाए जो आप देख सकते हैं, पुल्लेला गोपीचंद खिलाड़ी जो हैं, इन्हें जो है पूरे पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सब मिले हुए हैं। तो पुल्लेला गोपीचंद के बारे में थोड़ा हम अगर जाने तो ये इनका जन्म जो है कब हुआ था, पुल्लेला गोपीचंद ये है बेटा, इनका जन्म हुआ था, मैं आपको बता दूं 16 नवंबर 1973 में इनका जन्म हुआ था। और ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में। और ये किसके खिलाड़ी हैं बेटा, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब इनके अगर हम बात करें तो ये चीन के चेन होंग फाइनल में लगभग 15-12, 15-6 से 2001 में इनको हराते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत हासिल की थी 2001 में। तो 2001 में इनका बहुत अच्छा कारनामा था, ठीक है। और इसके बाद लगातार 2003 में भी इनकी रैंकिंग गिरकर 126 पे आ गई। 2003 में इनकी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं था। फिर जाकर 2014 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लास्ट में 2014 में पद्म भूषण में इनको सम्मानित किया गया था। किनकी, पुल्लेला गोपीचंद की बात कर रहे हैं। पुल्लेला गोपीचंद को आपको मैं बता देता हूँ, खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री से प्रदत्त किए गए हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं पुल्लेला गोपीचंद के बारे में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलें। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से डिटेल पढ़ते जाओगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो ऐसी बात अब नहीं रहेगी, ऐसे आपको ऐसा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपन अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे, एक एक चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे की बात करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। तो देखिए बेटा, मध्य प्रदेश में कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, तो डी ऑप्शन, चंबल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। मध्य प्रदेश की जो भ्रंश घाटी, तो अगर देखिए तो स्वर्ण घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, ये भ्रंश घाटी में मतलब भ्रमण करते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की जो भ्रंश घाटी हैं उनके अगर हम बात करें तो सभी चंबल घाटी इनमें से नहीं है, बाकी सभी जो है भ्रंश घाटी में बहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भ्रंश घाटी आप समझ में आ गया है, ठीक है। तो और बाकी जान लीजिए। आगे की बात करते हैं बेटा, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। तो देखिए इसमें अगर मध्य प्रदेश के धूपगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश के धूपगढ़, तो मध्य प्रदेश की जो धूपगढ़ है बेटा, अगर हम इनकी बात करें तो धूपगढ़ पर्वत है, महादेव पहाड़ी भी अंतर्गत आ जाता है। महादेव पहाड़ी में सतपुड़ा श्रेणी में पूरा है आ जाता है, मैकाल श्रेणी में आ जाता है, विंध्य श्रेणी में जरूर नहीं है। तो शिखर स्थित है, तो बेटा इन तीनों में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन दे करके क्या करना बताओ, अब क्या सोचोगे आप, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया। नहीं तो विंध्य श्रेणी में अगर पूछ रहे कि धूपगढ़ स्थित नहीं है तब आप यह वाला टिक लगाते, लेकिन है कह दिया है, इसलिए दोनों तीनों में कहा जाएगा भाई, ठीक है ना। इसलिए अब आप जानते हो धूपगढ़ की बात ही हो रही है, तो धूपगढ़ की लगभग 1352 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और यह पचमढ़ी में स्थित है, और यह महादेव पहाड़ी में है, और है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, सर्वोच्च चोटी है मध्य प्रदेश। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नहीं मिलती है। तो देखिए बेटा, छिप्रा, काली सिंध, बेतवा और पार्वती, तो इनमें से देखा जाए बेतवा नदी। देखिए अगर इन ऑप्शन में अगर ढूंढा जाए बेतवा नदी किस नदी से मिलती है, तो देखिए अगर हम बेतवा नदी की अगर हम बात करते हैं तो बेतवा नदी मिलती किसे, जिसका नाम उससे देखो, बेतवा नदी की अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। किस नदी में जाकर मिलती है बेटा, यमुना नदी में। और जब यह यमुना नदी में मिलती है तो इसका बेतवा का पुराना नाम भी आया करता है क्वेश्चन, तो इसका नाम बेत्रवती है। क्या नाम है बेटा, बेत्रवती है। अब इतनी बात जब जान ही गए हो तो टोटल कितनी इसकी लंबाई है, 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है, ठीक है। और रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलकर ये भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर होते हुए होकर और ये जाकर के झांसी के निकट पास कांप मैदान में धीमे धीमे बहती है
और ये जाकर लास्ट में जाकर हमीरपुर के निकट यमुना में जाके मिल जाती है। तो कहाँ पे जाके मिल जाती है? यमुना नदी हमीरपुर जिले में मिल जाती है, हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो कौन सा जिला जो है गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? तो देखिए ये है झाबुआ जिला। इन ऑप्शन में देखा जाए तो झाबुआ जिला ऐसा है जो गुजरात और राजस्थान राज्यों को सीमा को छूता है, ठीक है ना, झाबुआ जिला। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। मध्य प्रदेश की अगर मध्य प्रदेश की जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसमें इस आंसर में देखा जाए तो मानसूनी जलवायु है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है, क्योंकि मानसून पर हमारा मध्य प्रदेश डिपेंड है। और एक बात बता देते हैं कि ये दीर्घकालिक मौसम दशाओं के समग्र रूप को, अब जलवायु किसे कहते हैं? तो देखिए जलवायु के अगर डिफिनीशन देखें तो एक दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, ठीक है, दीर्घकालीन मौसमी दशा, समग्र रूप को जलवायु कहते हैं, क्योंकि ज्यादा छोटी छोटी बातें नहीं, समग्र रूप से, ठीक है ना। और हमारे यहाँ जलवायु, राज्य की जलवायु मुख्यतः सामान्यतः मानसूनी प्रकार की है, आप जानते ही हो। तो ये इसका सही आंसर मानसूनी है। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आप जान रहे हैं, मैं समझ भी रहा हूं कि मलाज खंड जो है किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जा रहा है बेटा तांबा। देखिए मलाज खंड भारत में एक तांबे की खनन है, तांबे से संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं तांबे की, तो तांबा जो है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट, ये मध्य प्रदेश के कहाँ बेटा? बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट, ठीक है, बालाघाट के उत्तर पूर्व में, क्या बेटा? बालाघाट के कहाँ बेटा? उत्तर और पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में जो है, ठीक है। और मलाज खंड शहर के पास जो है 576 की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मीटर में। तो मलाज खंड को अगर हम बात करते हैं तो क्यों प्रसिद्ध है, कैसा है, तो ये सब जानते हो। और मलाज खंड के उत्पादन में अगर हम देखें तो मलाज खंड के उत्पादन में अगर हम देखते हैं तो मलाज खंड तांबा अयस्क खनिज उत्पादन में अग्रणी है। मध्य प्रदेश का मलाज खंड तांबा अयस्क खनिज उत्पादन में देश में अग्रणी होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित एक मलाज खंड एशिया की सबसे बड़ी तांबा खदान मौजूद है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी खदान कहलाती है, एशिया की सबसे बड़ी खदान, सबसे बड़ी मतलब बड़ी खदान है, एशिया की है, ठीक है। यहाँ से लगभग 70%, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और डिटेल, यहाँ पे लगभग 70% तांबा निकलता है, यहाँ पे मैं 70% जो है तांबा निकलता है। मलाज खंड से 20 लाख टन, आपको बता दें 20 लाख टन जो है, ठीक है ना, 20 लाख टन जो है ना, वार्षिक तांबा का खनन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ी बात है बेटा, आपका क्वेश्चन तांबा बी नंबर सही है, ठीक है, होशंगाबाद जिले में, अरे सॉरी बालाघाट के जिले में स्थित मलाज खंड में। चलिए मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है? मध्य प्रदेश के इनमें से कौन सा जनजाति? तो अलीराजपुर इसका सब सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो अगर हम बात करते हैं गुजरी महल की बात, तो गुजरी महल किसने बनवाया था? तो देखिए बेटा, गुजरी महल की अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरी महल की खास बात ये है कि फिरोज शाह तुगलक किला यानी गुजरी महल, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। लेकिन अब इन ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि गुजरी महल किसने बनवाया था? तो 675 साल पहले की बात है, 600 लगभग 75-76 साल यानी 1354 में बनाया गया फिरोज शाह किला, यानी गुजरी महल फिरोज शाह किला को कहते हैं। ये महल को फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रानी गुजरी के लिए बनवाया था, रानी गुजरी के लिए बनवाया था। तो रानी गुजरी के लिए बनवाया था, लेकिन गुजरी महल को बनाया किसने है? तो मान सिंह ने बनाया था। अब ये बात ये हो रही है, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं मैं गुजरी महल के बारे में, कि इस तरह की बात अगर देख करके मान सिंह तोमर ने जो है 15वीं शताब्दी में प्रेम करा था। ग्वालियर दुर्ग के भूतल में गुजरी महल स्थित है, ये पहली बात जान लो। ये कहाँ है? ग्वालियर दुर्ग, ग्वालियर जो दुर्ग है ना, ग्वालियर दुर्ग के भूतल में जो है ये
गुजरी महल स्थित है, जिसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में प्रेम में करवाया था। ये दोनों नाम के महल के अभिलेख शिलालेख अंकित है। ग्वालियर के राजाओं के बनाए मंदिर, सिद्धांचल जैन गुफा व चतुर्भुज मंदिर जैसे स्मारक भी यहाँ पे मौजूद है। जान लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें सही आंसर मान सिंह है। क्लियर है? चले आगे क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? तो ये सुजालपुर है, बाकी मेंदवा, मऊ, सारंग सब है। ये क्वेश्चन थोड़ा मध्य प्रदेश के ज्यादा डिटेल में आ जाता है। मध्य प्रदेश 2017-18 के बजट में MRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया? तो ये भाई उस समय पे 700 करोड़ रुपए था, तो आपका आंसर आगा चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इन ऑप्शन में देखा जाए तो डिंडौरी जिला का लिंगानुपात अगर हम देखें, जनसंख्या डिंडौरी जिला का अगर हम देखें लिंगानुपात, तो अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो इसमें ऑप्शन में देखा जाता है तो डिंडौरी अनुमानित जनसंख्या तो लगभग, आपको मैं बता दूं डिंडौरी जिला की अगर आप अलग से पूछना चाहेंगे तो 8575 यानी 824,576 इतने 2020 में जनसंख्या थी डिंडौरी में। अब जा करके बहुत सारा और बढ़ते जा रहे हैं, कम भी होते जा रहे हैं, महिला और पुरुष अलग अलग हैं। अब आगे हम बात करते हैं तो इनका जो लिंगानुपात है तो 1002 है। इन ऑप्शन में देखा जाए तो इन ऑप्शन में 1002 लिंगानुपात है। ठीक है, 1002 मतलब 1000 पुरुषों में महिला कितनी है? 2 है, 1002 है। इंदौर में लिंगानुपात, तो देखिए इंदौर में अगर हम बात करें लिंगानुपात तो जान गए हो बड़ा 936 हो गया। तो इनमें इंदौर में लगभग 849 था, अब हो गया है 936 यानी 996 1000 में 996 लिंगानुपात है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसी तरह से तो बुरहानपुर में लिंगानुपात देखें तो बुरहानपुर में 1000 पुरुष में लगभग 900 महिला है। 1000 पुरुष में लगभग 900 महिला बुरहानपुर में है। अब बचा आपका अनूपपुर, तो अनूपपुर में लिंगानुपात, तो अनूपपुर में लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए अनूपपुर की अगर हम बात करते हैं, अनूपपुर जैसे किससे अलग होकर बना है? तो आप सब जानते हो अनूपपुर जो है अलग होकर बना है हमारे शहडोल से। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि लिंगानुपात की अगर हम बात कर रहे हैं भैया तो 976 इसकी लिंगानुपात है। 976 अनूपपुर, 1000 पुरुष में 976 महिला हैं। तो इन ऑप्शन में देखा जाए तो डिंडौरी का सबसे ज्यादा है। देखिए भैया 1002 डिंडौरी का है, 900 इंदौर का है, बुरहानपुर का 8 कहा जाए तो बुरहानपुर का इंदौर का 936 है और बुरहानपुर का 900 है, अनूपपुर का 976 है। ठीक है ना बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नहीं रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के सचिव नहीं रहे हैं यानी इसका मतलब है PK नरहोना ने नहीं थे, बाकी RP नाइक थे, PK दुबे थे, RC खन्ना थे, RS खन्ना थे, ये सब थे, लेकिन PK नरहोना नहीं थे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। देखिए अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश जिला योजना समिति, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1995 में, ये 1995 में पारित किया गया है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 1995 में जिला योजना समिति मतलब पारित किया गया है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। तो इन ऑप्शन में देखा जाए तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है पहले ये जानिए। तो इसका उद्देश्य है, पहले ये जानिए, गरीब महिलाओं को अपनी बेहतर के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर का भरपूर उपयोग करना, और शासन की ये नीति सहयोग शासन समूह अनुभव पर आधारित है और इसलिए सी नंबर इसका सही जाएगा। IFAD समझ में आ रही बात मेरी? IFAD का मतलब अगर हम देखे जाएं
तो आप देख सकते हैं इसमें पूरी बात ये कौन देता है इसको, तो IFAD देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इसको चलाया जा रहा है, तेजस्विनी रूरल वुमेन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर, मैं आपको बता दूं, गिविंग इज गिविंग, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट तेजस्विनी रूरल मतलब वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है IFAD है, ठीक है, ये इसके द्वारा दिया जाता है। आगे बात करते हैं बेटा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो इसका सही आंसर है बेटा 2010-11 में। जी हाँ दोस्तों, 2010-11 में थी, ठीक है। आगे के क्वेश्चन करते हैं, MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई है, इसका सही आंसर है 2016। MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू किया, 2016 में। एक बार फिर से मैं बात चर्चा कर रहा हूं आपके सामने, एक बार आप मेरी बातों को समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि हर चीज को अच्छे से समझा करिए। MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी अगर हम बात करते हैं, तो इसके अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप पॉलिसी, तो द बुल्ड स्टेटमेंट डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के लिए चालू हुआ है, और ये चालू हुआ था 2016 में। कब हुआ था बेटा, 2016 में चालू हुआ है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें चला गया है, और इसके हिसाब से इसमें आज भी ये पॉलिसी कारगर है। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कनेक्शन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका भाई सी आंसर है इंदौर में। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने की प्रावधान है, तो इसका लगभग अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कितने न्यूनतम घंटे देने, 10 उस समय था। कंप्यूटर पर उपलब्ध लिक्विड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित वाले पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है, तो पोर्टल्स। बेटा ये सब टेक्निकल देखो, आपको देख सकते हो, इससे क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित संक्षेप में रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल वर्णन करता है, तो स्पैम। निम्नलिखित संक्षेप रूप में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है, तो स्पैम। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलाता हो कहा जाता है वायरस। जी हाँ दोस्तों, वायरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है, तो इसका सही आंसर सी, टेलीफोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से साइबर अपराध को 2 आवश्यक विशेषता है, बी अपराधी कंप्यूटर दक्षता कंप्यूटर प्रौद्योगिकी शिकार अभियान था। शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर पूछता कि जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को वितरित करता है, तो क्रैकर कहलाता है। ये क्वेश्चन उसमें भी आया था 2019 में, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक को नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो उसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं भैया डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है, तो बी ऑप्शन है भाग धारा 2 का खा गाँव। ये चीजें आप हट चुकी हैं अभी मत MPPSC में, ये 2018 में आया था, इसलिए ये दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंध है, तो सी ऑप्शन है धारा 18, इसका सही आंसर है धारा 18। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजाति के नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपलब्ध किया गया है, तो ये डिलीट हो गया था बेटा, क्योंकि इसमें जो धारा दिया गया है वो धारा इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसलिए डिलीट कर दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अधिकारों को सूचित करता है, या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक ताड़ना देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा,
तो ये बताइए बेटा इसका सही है, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की ही हो सकेगी और जुर्माने से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही आंसर है बेटा 23। इसमें कितने हैं बेटा? 23 है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अध्यारोपित करने का राज्य सरकार सख्त को बंद किया गया है? तो इसका सही आंसर है धारा 10, धारा 10 का, धारा 14, धारा 14 का। तो इसमें सही आंसर क्या हो सकता है? धारा 10 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण उपबंध किया गया है? तो धारा 14 का, ये भी दिया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? सी ऑप्शन है धारा 14। बेटा देखिए ये सब चीजें दिया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है तो संपूर्ण भारत का। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका बी ऑप्शन है, अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रबद्ध किया हुआ। वह कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार पदेन सदस्य नहीं है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष इसमें थोड़ी आएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों के पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है 65 वर्ष आयु लेने तक की 5 वर्ष, या फिर 5 वर्ष तक 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने, 6 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु तक के। तो इसका सही आंसर 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए। देख लो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, ये क्वेश्चन आया था, देख लो आप लोग आज ही। भारतीय दंडित संहिता धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 228 में वर्णित अपराधों के संदर्भ में मानव अधिकार का आयोग को समझाया जाता है। बी नंबर सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा। देखिए सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार के अतिक्रमण की, ठीक है, शिकायतों के बारे में आयोग से प्रेषण से किया किसी भी अर्जी की प्राप्ति कर स्वयं जांच करेगा। तो इसमें से केंद्रीय रिपोर्ट की मांग सकेगा वो, केंद्रीय रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिए सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश का कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन है भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये भी आ गया, देख लो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्त की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो राज्यपाल को। राज्य प्राधिकृत करने की राज्यपाल, लेकिन हटाने का राष्ट्रपति को। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। लोक अधिकारी, लोक सेवा का अधिकारी, आयोग का अधिकारी, लोक सेवा का अधिकारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार के समक्ष। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो बी ऑप्शन, राज्य के सशस्त्र बल नहीं शामिल। नौसेना, थल सेना, वायुसेना सब है, लेकिन राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं है। बेटा अगर आपको ये कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा।